केवल 13 विद्यार्थी जुड़े हैं, क्या बाकी बच्चों को जो है पढ़ाई की जरूरत नहीं है? अब ये सोच ले, जो बच्चे क्लास को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्लास ज्वाइन करने के भी मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? तो देखिए भाई, अब शुरू कर रहे हैं हम। दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति। एक तो शुरुआत में क्या आता है इसके अंदर कि एडवेंट ऑफ द न्यू आइडियाज, नए विचारों का पदार्पण, मतलब नए नए विचार उत्पन्न होना। द रिनाइसेंस, द रिफॉर्मेशन, द ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन गिव राइज टू ए न्यू इकोनॉमिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो भाई लोगों के अंदर पुनर्जागरण, ठीक है, भौगोलिक खोज, औद्योगिक क्रांति, इन सारी बातों ने क्या किया संसार के अंदर है कि नए आर्थिक क्रिया को देश में विश्व में लागू कर दिया। नई नई आर्थिक क्रियाएं उत्पन्न हुई। द न्यू डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्म्ड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड ऑफ द अमेरिका। तो नए नए जो डेवलपमेंट थे वो ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल सिस्टम, उन्होंने जो है वहां के राजनीतिक तंत्र को भी, राजतंत्र को भी कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। कहाँ? जैसे यूरोप के अंदर बहुत सारे देश थे और अमेरिका में, इन सब में जो है बहुत सारे जो है देशों की राजनीति भी बदल डाली इस इकोनॉमिक हालात ने। दी बेसिक फीचर ऑफ दिस डेवलपमेंट, तो इस विकास के जो ये जितने विकास हुए, आर्थिक विकास हुए, इनके जो मूलभूत जो विशेषताएं थी क्या थी? वर द ग्रोथ ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, की देश विश्व के अंदर जो है लोकतंत्र राजनीतिक तंत्र का, लोकतंत्रात्मक राजनीति तंत्र का वृद्धि होना, मतलब डेमोक्रेटिक बनना। पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी ना, कहीं भी सभी जगह तानाशाह थे, अंग्रेज ही थे, तकरीबन सारे जो अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था सब जगह, पूरी दुनिया भाई। तो फिर राइज ऑफ नेशनलिज्म, फिर उसके कारण और क्या हुआ? इस ग्रोथ, इस विकास के कारण राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद की भावना का उत्पन्न होना। एंड आइडियाज ऑफ द सोशलिज्म, और समाजवाद की भावना का उत्पन्न होना, ठीक है। ये भी सारे इसी के कारण हुए। किसके कारण हुए? जो ये डेवलपमेंट हुए, ठीक है, मतलब आर्थिक विकास हुआ, जो पॉलिटिकल बदलाव आया, राजनीतिक बदलाव आया, इसके कारण जो है ये सारे आइडिया उभर के आने लगे। विद मूवमेंट ऑफ सोशल इक्वलिटी, फिर जो है सामाजिक एकता के लिए आंदोलन हुए, ठीक है। दीज चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड द सोशल सिस्टम्स वर ब्रॉट अबाउट बाय रेवोल्यूशंस, और ये जो राजनीतिक सामाजिक सिस्टम जो आए, तंत्र जो आए, ये अपने आप नहीं आ गए, ये क्रांतियों के दौर आए हैं। जगह जगह विभिन्न प्रकार की क्रांतियां हुई, कहीं रूस की क्रांति हुई, कहीं फ्रांस की क्रांति हुई। फिर भारत में तो आजादी का बिगुल तो भी बजा था जब फ्रांस की क्रांति का पता चला, भाई ये भी लोग आजाद हुए, तुम भी देखो कुछ। तो इस प्रकार से इसके ऊपर प्रभाव पड़ने लग गए। तो सबसे पहले जो है फ्रांस की क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसने पूरे विश्व को बहुत कुछ सिखाया है, समझे। तो देखते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो भाई, फ्रांस, दी फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 एडी। आप जानते हैं 1789 को जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, ठीक है। आवाज आ रही है ना? हेलो, अरे आवाज आ रही है ना? हाँ, तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। इज रिगार्डेड एज ए ग्रेट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जिसने जो है विश्व के इतिहास में एक बहुत बड़ा जो है चिन्ह, मार्क जो है छोड़ दिया, निशानी छोड़ दी है। इसने पूरे विश्व को जीना सिखाया है फ्रांस की क्रांति ने। तो रामसे म्यूर कॉल्स इट ए वर्ल्ड रिवोल्यूशन, जो रामसे म्यूर है वो इसको क्या कहता है? विश्व क्रांति कहता है। फ्रांस की क्रांति की बजाय क्या कहता है इसको? विश्व क्रांति कहता है। इट वॉज एज मच ए वार ऑफ बेयोनेट्स एज दैट ऑफ आइडियाज। तो ये केवल जो है एक मतलब फिजिकल लड़ाई नहीं थी, ये जो विचारों की लड़ाई थी, ठीक है। फ्रांस वाज फेमस फॉर द डेस्पोटिक रूल। फ्रांस उस समय जो है एक तानाशाह रूल के लिए जो फेमस था भाई।
ठीक है, वहां पर झगड़े होते ही रहते थे आपस में शासन के ऊपर। द रीन ऑफ लुइस 16वां, जो लुइस 16वां था, टू हिज कंट्रीमैन वाज एन इल्ड गवर्नड डिसकंटेंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड फ्रांस। तो लुइस 16वें का राज्य क्या था उसकी मैं बता देता हूं आपको। लुइस 16वां जो एक ऐसा राज्य था, वो राजा था, वो केवल अपने बारे में सोचता था और वीआईपी लोगों के बारे में सोचता था। आम आदमी को जो है किसी चीज की सहूलियत फैसिलिटी नहीं थी। देयर वाज नो एनी फैसिलिटी फॉर द सिविल पर्सन से। देयर वर द, आप ये भी जानते हैं कि वहां का समाज जो है 3 वर्गों में बटा हुआ था, ठीक है ना। क्लर्जीमैन, नोबलमैन और थर्ड स्टेट था। जो क्लर्जीमैन थे, नोबलमैन थे, उनको जो है जन्मजात जो है विशेष अधिकार प्राप्त थे, जिनका वो फायदा उठाते थे, उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जबकि जो ये हमारे जो थर्ड स्टेट था, इसमें सामान्य व्यक्ति थे, जिसमें सारे डॉक्टर, टीचर वगैरह ये सारे थे, लॉयर ये सारे आते थे, इनको जो सारे टैक्स भरने पड़ते थे, ठीक है। तो लुइस 16वां जो है केवल अपने खर्चे पूरे कर पाता था। उन्हें फ्रांस के अंदर जो बहुत सारे युद्ध लड़े थे फ्रांस ने, वहां पर नुकसान हो गया था, मतलब युद्ध का खर्चा मतलब इतने ज्यादा हो गए थे कि उनको जो है ऋणी हो गया था फ्रांस। तो लुइस 16वां जो राजगद्दी पर बैठा, तो उसने जो है टैक्स बढ़ाने की कुछ सोची खजाने को भरने के लिए। जबकि वो भी क्या था, अपनी पत्नी के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर देता था, अपने ऐशो आराम के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता था। तो इस प्रकार से बहुत मुसीबत थी। इस प्रकार का राजा था। आम जनता जब उससे फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, असंतुष्ट थी, आम पब्लिक उसको नहीं चाहती थी। द रिजल्ट वाज द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन बाय द फ्रेंच पीपल। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि फ्रांस के सभी लोगों ने जो है क्रांति के लिए खड़े हो गए अगेंस्ट ऑटोक्रेसी एंड अरिस्टोक्रेसी। जो वीआईपी टाइप का जो शासन था, जो तानाशाह थी, उसके खिलाफ 1789 के अंदर, ठीक है, तो वो खड़े हो गए। अब देखिए आगे। अब ये बात करें हम, मान लिया मेन रूप से जो है फ्रांस की क्रांति के जो है कोज क्या थे, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो पॉलिटिकल कंडीशंस, सोशल इनइक्वालिटी, miserable conditions of common people, arbitrary rulers, corrupt administrations, absence of uniform system of law and order, rise of middle class extravagance of the royal family, unfair distribution of taxes, and selfish motive of the nobility and higher clergy created the condition of revolutions। तो ये इतने कारण थे भाई जिसके कारण जब फ्रांस की क्रांति हुई। अब इसका एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल कंडीशन, वहां की राजनीतिक कंडीशन क्या थी, वो आपस में एक दूसरे से जो है लड़ते रहते थे नेता आपस में। तो कोई कभी किसी का राज, कभी किसी का राज, वहां स्थिर राज नहीं था, ठीक है। और वहां जो है इसके अंदर तानाशाह शासन था ही, उसके अंदर कुछ ही लोगों की चलती थी, ज्यादा की नहीं चलती थी। सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानताएं थी। सामाजिक असमानता में आप जानते हैं कि समाज वहां पर जो समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था, नोबल, क्लर्जी एंड द थर्ड स्टेट। तो इनइक्वालिटी, ठीक है। तो माइजरेबल कंडीशन ऑफ द कॉमन पीपल, और जो सामान्य लोग थे उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी। इसलिए जो है आर्बिट्रेरी रूलर्स, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन, और वहां के रूलर जो है वो भी आर्बिट्रेरी थे, सिर्फ अपने बारे में सोचा उन्होंने, जनता के बारे में कोई सोचते नहीं बैठे, अपनी ऐसो आराम लेते थे वो, और पब्लिक के बारे में कुछ नहीं सोचते थे। इस प्रकार से करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, भ्रष्ट प्रशासन था, सभी अधिकारी भ्रष्ट थे, पैसा खाते थे जम के, ठीक है ना। और फिर उसके बाद था एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। सभी जगह जो कानून प्रक्रिया थी वो सभी जगह समान नहीं थी। किसी इलाके कोई कानून किसी के लिए, कोई कानून किसी के लिए, किसी एरिया में ये कानून है, किसी एरिया में ये कानून नहीं है। तो ठीक है ना। राइज ऑफ मिडिल एडमिनिस्ट्रेशन, तो अब फिर इसका अंदर और क्या हुआ कि भाई जो मध्यम वर्ग था अब वो जागरूक हो चुका था, ठीक है ना, उसका पुनर्जागरण हो चुका था। अब वो अपनी लड़ाई लड़ सकता था, उसके समझ में आ रहा था कि अब तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तुम खड़े हो जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म सिस्टम लॉ एंड ऑर्डर, राइज ऑफ मिडिल क्लास एक्स्ट्रावर्जेंस ऑफ द रॉयल फैमिली, ठीक है। अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, अब टैक्स जो है वो उसका बंटवारा जो है असमान था, कुछ लोग ही टैक्स देते थे,
जो लोग गरीब थे उनको टैक्स देना पड़ता था, जो वीआईपी थे, क्लर्जीमैन थे, नोबल थे, आप पहले भी जानते हैं कि उनका समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। नोबल और क्लर्जी जो उनको जन्मजात जो विशेष अधिकार प्राप्त थे उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। जो थर्ड स्टेट था उसके अंदर जो कुछ मध्यम वर्ग के लोग थे, कुछ व्यापारी थे, कुछ लायर थे, कुछ टीचर थे, कुछ वकील थे, ये सारे थर्ड स्टेट के अंदर आते थे। उनको जो सारा जो है अपना पे करना पड़ता था। एंड सेल्फिश मोटिव ऑफ द नोबिलिटी, और जो जो नोबिलिटी थी, वीआईपी पर्सन थे, वो भी जो सेल्फिश थे, स्वार्थी थे, उनको अपने बारे में सोचता था, दूसरे के बारे में वो कुछ नहीं करते थे, ठीक है ना। एंड हायर क्लर्जी क्रिएटेड द कंडीशन ऑफ द रिलेशन, और जो क्लर्जी पर्सन थे, उनके जो हाई वीआईपी लीडर्स थे, उन्होंने भी क्रांति को बढ़ावा दिया, वो भी क्रांतिकारी बन गए, मतलब क्रांतिकारी बन गए, सॉरी, वो उन्होंने लोगों के अंदर भड़का दिया, लोगों को भड़का दिया, ऐसे ऐसे काम किए जाके लोग क्रांति में भाग ले सके। फिर इंटेलेक्चुअल कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशंस, अब थे मानसिक कारण वही फ्रांस की क्रांति के। देखिए, अब मनोवैज्ञानिक कारण भी कुछ होते हैं। तो दी फिलोसफर्स लाइक मोंटेस्क्यू, जैसे भाई ऐसे दार्शनिक थे, मोंटेस्क्यू है, वोल्टेयर है, रूसो है, इंस्पायर्ड द पीपल, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया क्या करने के लिए, टू राइज अगेंस्ट द ऑपरेसिव किंग, कि निर्दयी राजा के खिलाफ खड़े होने के लिए उन्होंने प्रेरणा जताई, उनके अंदर प्रेरित किया, अब तुम खड़े हो जाओ, अभी क्यों दब रहे हो, क्यों मर रहे हो। एंड इमोरल नोबिलिटी एंड क्लर्जी, और जो इमोरल नोबिलिटी एंड क्लर्जी, जो कि अपने आप को अमर समझते थे, नोबिलिटी और क्लर्जी मैन और राजा जो अपने आप को समझते तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, तुम तो अमर हो, तुम्हें तो भगवान भी मार सकता, उनके खिलाफ खड़ा करने के लिए भी उन्हें वैज्ञानिकों ने, सॉरी दार्शनिकों ने जो है, फिलोसफर ने लोगों को प्रेरित किया, तुम खड़े हो जाओ इनके खिलाफ, अब ऐसे काम चला, नहीं तो ये तुम्हारे को पीस देंगे तीनों जने मिलकर, रॉयल, ये क्लर्जी मैन है, नोबिलिटी है, और ये राजा है। द रॉयल ट्रेजरी हैड फॉलन एम्प्टी, जो राजा का खजाना जो है खाली हो चुका था। एंड द किंग हैड टू कॉल द स्टेट जनरल आफ्टर ए गैप ऑफ 175 ईयर से, ठीक है। अब जो है राजा ने जो है स्टेट जनरल की जो एक मीटिंग बुलाई थी। स्टेट जनरल क्या थी वहां, जैसे हमारे यहाँ संसद है वैसे एक स्टेट जनरल थी वहां, उसके अंदर जो है वो जब विशेष रूप से तभी बुलाते थे जब करों के अंदर, टैक्स के अंदर वृद्धि करनी होती थी, तो 175 साल पहले वो बुलाई गई थी। 175 साल के बाद जो है लुई सोल्वे ने जो है इस स्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाया, ताकि क्योंकि वो खजाना भरने के लिए टैक्स और बढ़ाना चाहता था, जबकि लोगों के हालात क्या थे, पहले वाले टैक्स भी लोगों से पे नहीं किए जा रहे थे, ठीक है। और consequently the given situation provided ample opportunity for the revolution, तो इसके अंदर जो स्थितियां बनी उसने भी जो है क्रांति को भड़का दिया जी। आप जानते हैं उसके अंदर क्या हुआ था, 600 टोटल कैंडिडेट जो कितने थे, 600 थे, उसमें 300 कैंडिडेट जो है उनके थे नोबिलिटी के और क्लर्जीमैन के, जबकि जो थर्ड स्टेट था उसके भी 300 नहीं, सॉरी 600 उनके थे, 600 जो है नोबलमैन थे, थर्ड स्टेट, सॉरी, तो दोनों के 600 थे। इस प्रकार से जो है उन्होंने जो नोबल थे और जो क्लर्जीमैन थे, उनके जो नेता थे, उनको उन्होंने आगे वाली सीटों के ऊपर बैठाया संसद के अंदर, स्टेट जनरल के अंदर, जबकि जो थर्ड स्टेट के लोग थे, ईमानदार और गरीब लोग थे, उनको उन्होंने पीछे खड़ा किया। और उन्होंने फिर उसी आधार पर क्या कहा था कि भाई वोटिंग उसी आधार पर होगी जैसे पहले चलती आई है, मतलब एक ग्रुप से एक वोट, इसका मतलब वो 2 ग्रुप थे भाई, नोबल और क्लर्जी, 2 वोट तो उनके हो गए, स्टेट जनरल की जो 1 वोट हो गई, तो वो तो अपने आप कानून पास हो गया। लेकिन अब की बार जो है क्या किया, थर्ड स्टेट ने जो है उसने कहा कि अब की बार जो है ये जो मतदान होगा स्टेट जनरल के अंदर, वो 1 वोट फॉर 1 मेंबर, एक व्यक्ति का 1 वोट, इस आधार पर वोटिंग की जाए, इस आधार पर वो पास नहीं होता था। तो फिर धीरे धीरे क्या किया, राजा ने उसको मानने से इनकार कर दिया कि नहीं भाई वोटिंग ऐसे नहीं होगी, ठीक है। तो दी रिवोल्ट ब्रोक आउट ऑन जुलाई 14, 1789, और उन्होंने वॉकआउट करके भाई थर्ड स्टेट के लोग वहां से बाहर चले गए, और 14 जुलाई 1789 को, ठीक है, उन्होंने बास्टिल का जो बास्टिल था उसके किले को जो है कैप्चर कर लिया। दी ग्रेट स्टेट प्रिजन ऑफ द पेरिस, जो एक बहुत बड़ी जेल थी, बास्टिल जो है, बास्टिल का किला जो है क्या थी, एक जेल थी पेरिस के अंदर, उसके ऊपर कब्जा कर लिया, वहां से कैदियों को छुड़ा लिया, हथियार लूट लिए, ठीक है ना, बहुत सारे कैदी भी अपने अंदर मिला लिए, क्योंकि कैदी कौन थे, सारे थर्ड स्टेट के लोग तो थे, उनको ही छुड़ा दिया। तो दी रिवॉल्यूशनरी पुट द किंग एंड द क्वीन टू द डेथ इंस्टेंट, और जो क्रांतिकारी जो है राजा और रानी को जो 1793 के अंदर जो उनको मृत्यु लोक में पहुंचा दिया।
ए रिपब्लिक वाज डिक्लेयर्ड इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर जो है गणतंत्र की स्थापना हुई, रिपब्लिक बना फ्रांस भाई, ठीक है, 1793 में। समझ में आया? तो फ्रांस की क्रांति, हाँ, तो ये हम जो है अब उसके बाद क्या हुआ, तो राइज एंड फॉल ऑफ द नेपोलियन, जो इस क्रांति का मेन जो पहलू है, राइज एंड फॉल ऑफ द नेपोलियन। बीच में बहुत सारी बातें हुई थी वैसे तो, क्योंकि ठीक है, भय का शासन भी आया था बीच में, आतंक का शासन भी आया था, रॉबस्पियर आया था, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो। तो अब नेपोलियन के बारे में, शॉर्टली द एंटायर पावर वाज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में जो है फ्रांस की पूरी पावर आ गई। उसकी आप जानते नहीं होगी, उसकी हाइट केवल 4 फीट थी। क्या थी? 4 फीट थी हाइट, और उन्हें पूरे फ्रांस को जो है अपने कब्जे में ले लिया था। सारी फ्रांस की पावर जो है उसके हाथ में आ गई थी। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को घोषणा की, द एम्परर ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक। उन्होंने कहा कि मैं जो है गणतंत्र फ्रांस का जो है सम्राट हूं। यूरोपियन कंट्रीज फॉर्म्ड ए कोलिशन अगेंस्ट नेपोलियन। तो यूरोप के जो जितने देश थे उन्होंने के संस्था स्थापित कर दी, मतलब उनके खिलाफ खड़े हो गए, नेपोलियन के खिलाफ। एंड डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ वाटरलू। और जब वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन जो है हार गया था और मारा गया था। इससे पहले सारे युद्ध जीते जितने भी हुए सबको जीता, लेकिन एक वाटरलू के युद्ध में जो है वो मारा गया था, जब सभी ये यूरोप के देश खड़े हो गए थे। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन सेट फॉर द आइडिया ऑफ लिबर्टी। तो फ्रांस की जो क्रांति थी उसने किन आइडिया को छोड़ दिया? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड द फ्रेटर्निटी, मतलब समानता, आजादी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, एंड राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन। तो लोगों का जो है अधिकार और नागरिकों का अधिकार, इसके बारे में सारी बातें पेश की। तो दिस लेड टू द राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन मेनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसने जो है बहुत सारे जो है राष्ट्रवादी जो है आंदोलन चलाए बहुत सारे संसार के देशों में। आपने पता है जैसे भारत में फिर बाद में बहुत सारे देशों सोचा है तुम भी आजाद हो जाओ भाई, सारी दुनिया आजाद हो चुकी है, अब तुम क्यों गुलाम रहते हो। तो ये हमारी फ्रांसीसी क्रांति की मेन बात थी। अब इसकी जो कुछ मेन जो खास वर्ड हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज, बाकी फिर डिस्कस कल करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आज +2 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, अपने स्कूल का भी हो गया होगा, सीबीएसई बोर्ड ने कर दिया डिक्लेयर, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर उसके डिस्कस करेंगे। ये मेन पॉइंट देख लेते हैं। लीवर्स भाई, एक जो है कि मुद्रा थी भाई फ्रांस के अंदर, जो कि 1794 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दी गई थी। 1794 तक जो है फ्रांस की एक मुद्रा थी लीवर्स, जो बात की रुपया ना, ऐसे लीवर्स थी। क्लर्जी क्या थे भाई? ए ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद स्पेशल फंक्शंस इन द चर्च, जो चर्च के अंदर विशेष किस्म के जो काम करते थे, ठीक है, वो एक वीआईपी लोग थे, उसको क्लर्जी कहते हैं, ठीक है। फिर टीच, ए टैक्स लेविड बाय द चर्च, जो चर्च के द्वारा एक टैक्स लगाया जाता था, कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ द एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जो खेती से जितना उत्पादन होता है उसका 1/10 हिस्सा जो है टैक्स के रूप में लगाया जाता था चर्च के द्वारा। फिर टैली क्या था? ए टैक्स टू बी डायरेक्टली पेड टू द स्टेट, इसमें जो किसान सीधा टैक्स जो है राज्य सरकार को पे करता था, बीच में किसी का कोई हिस्सेदारी नहीं थी, ठीक है। अच्छा, फिर ये रेड फिरंगी कैप, तो कैन बी वोन बाय ए स्लेव, वो किसी भी दास के द्वारा पहनी जाती थी। आफ्टर बिकमिंग फ्री, जब वो आजाद हो जाता, दासता से जो खत्म हो जाती थी उसकी, जब वो जो रेड फिरंगियन कैप पहनता था। दी विंग वोमेन, ए पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, जो कानून की जो एक निजीकरण था, विशेष रूप था, उसको जो है विंग वोमेन के नाम से जानते थे। कॉन्वेंट, ए बिल्डिंग बिलोंगिंग टू ए कम्युनिटी डिवोटेड टू ए रिलीजियस लाइफ, एक ऐसी इमारत जो कि जो है किसी धार्मिक जीवन को जो है धार्मिक महत्व को जो है बढ़ावा देती है, धर्म को आगे बढ़ाती है। जैसे आजकल आप कॉन्वेंट स्कूलों को देख रहे हो, क्रिश्चियनों चला दीजिए, हमारा होली फैमिली स्कूल है गोवाना में, ये भी जो है क्रिश्चियनों स्कूल है। इसको हम कॉन्वेंट स्कूल इसीलिए कहते हैं क्योंकि क्रिश्चियन धर्म को जो है बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर ट्रीजन जिसको किसको कहेंगे?
बीट्रे ऑफ वंस कंट्री आर गवर्नमेंट, किसी देश या सरकार को धोखा देने वाला, उसको ट्रीजन बोलेंगे। निग्रो तो इंडिजीनियस पीपल ऑफ अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा, जो अफ्रीका महाद्वीप में जो वहां के जन्मजात जो लोग थे, साउथ ऑफ सहारा, जो सहारा के दक्षिण के लोग थे, उनको जो है निग्रो कहा जाता है। आज मैं आपको इतना ही कराऊंगा, क्योंकि जो है रिजल्ट आज का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपका रिजल्ट भी ऐसे आना है फिर, इसलिए इसके मेन पॉइंट नोट कर लें और इसको याद भी कर लें, ठीक है। क्वेश्चन बना लें, PT2 के अंदर ये लेसन आपका आएगा, तो इसका वीडियो भी मैं शाम तक आपके पास सेंड कर दूंगा जो मैंने अब पढ़ाया है। ओके बाय।